Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you in pre-FSC online classes in unique group of institutions. My name is Dr. Danial and I am the head of Department of Biology in unique group of institutions. First of all, let's start with a brief introduction about biology and all the aspects related with the first year book. पहली चीज़ आप सबकी कन्वीनियंस के लिए ये बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर की बुक और मैट्रिक की बुक्स में एक ह्यूज डिफरेंस है विद रिगार्ड्स टू द कंटेंट एंड विद रिगार्ड्स टू द नॉलेज शेयर्ड. सो अगर आप सिर्फ इस किताब को परचेज करके इसकी लेंथ पे ही गौर करें तो 331 पेजेस की बुक है, कंसिस्ट ऑफ 14 चैप्टर्स एंड द कंटेंट इन इट इज़ you can say many folds more as compared to the metric content. So इसका तरीक़ेकार क्या होगा, आप इसको किस तरह लेके चलेंगे, उसके रेफरेंस से फर्स्ट सबसे पहले जो चीज़ आप रूटीन में अब आज से ऑनवर्ड शुरू करेंगे वो ये है कि आप सबसे पहले जो लेक्चर आज टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है उसको एक दफ़ा किताब से गो थ्रू करने के बाद, उसको बोर्ड से गो थ्रू करने के बाद कि आपने उसमें क्या फॉलो किया, क्या सुना आपने उसमें मेरे से, क्या आपकी फाइंडिंग्स में इंक्रीज़ हुआ, इसको करने के बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे इसकी लर्निंग के ऊपर. लर्निंग में आप ये करेंगे कि आप इवनिंग टाइम में बैठ के जब आप ये लेक्चर सुन चुकेंगे तो आप फिर नेक्स्ट 2-3 घंटे के वक्फे से बैठ के आप इस लेक्चर को रिव्यू करेंगे किताब से और देखेंगे कि क्या कंटेंट वाइज किताब में यही चीज़ें इस अंदाज में लिखी हुई हैं जिस अंदाज में मैंने आपको गो थ्रू करवाई हैं. ठीक हो गया. देन उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि हम इसको डायग्रामेटिकली भी लेंगे. जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें डायग्राम्स हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो हम एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे इंशाल्लाह इसको टिल द टाइम द सिचुएशन इम्प्रूव्स ऑफ द कोविड-19 एंड देन वी आर बैक ऑन द नॉर्मल क्लास रूटीन एंड ट्रैक. रियली होप सो दैट इट हैपन्स सून. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी. बचपन से आप सुनते आए हैं कि बायोलॉजी क्या है और उसका क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बायोलॉजी. जैसे आप बचपन से जानते हैं बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस. सो ऑल ऑफ यू नो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. सो व्हाट डज दैट मीन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स में जो मेन करेक्टर्स होते हैं वही उनको डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से. सो सबसे पहले वर्ड जहन में आ जाता है बायोलॉजी को देखते हुए कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स. सो सबसे पहले लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. एक जनरल सवाल जो आप साइंस की किताब में बेटे पढ़ते आए हैं. लिविंग थिंग्स, living things are representing the set of metabolic characters which distinguish them from the non-living things. तो living things सबसे पहली बात तो ये कि इनके साथ कुछ वर्ड्स हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. कम्प्लेक्स होते हैं, देन डायनामिक होते हैं, देन मेटाबोलाइजिंग होते हैं. सो एक एक करके इन वर्ड्स के मतलब भी अभी देखते हैं. देन रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है और above all if you can say living things are composed of cells. So एक एक करके इसको शुरू करते हैं, जरा आपकी नॉलेज इन्हेंस करते हैं. इसमें देखते हैं कि आपको बायो में क्या चीज़ें मज़ीद बेहतर समझ आई और क्या इंप्रूवमेंट है आपके माइंड में इसके हवाले से. तो लिविंग थिंग्स में सबसे पहली चीज़ है आपके पास सेल्स. सेल्स क्या होते हैं. सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो डेफिनेटली होता है. सेल एक कन्फाइंड बाउंड्री को भी बोलते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं और वहाँ पे डेफिनेटली एक वर्ड और भी ज़हन में रखिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है. तो लिविंग थिंग्स का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे लिविंग सेल्स होते हैं. अब लिविंग सेल्स और डेड सेल्स में आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेंगे. देन कम्प्लेक्स वर्ड यूज़ हुआ और ये आपकी अब बिल्डिंग हो रही है. चूँकि आप मैट्रिक के बाद अब इंटर के अंदर आ चुके हैं तो अब आपको ना एक एक करके सीक्वेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए लेके जाना है मज़ीद. तो कम्प्लेक्स क्या होता है. कम्प्लेक्स वर्ड मीन्स क्या, it is made up of many simpler things which are joined together to form a complex individual. तो याद करें कि आप लोगों ने जब कम्प्लेक्स के हवाले से पढ़ा था तो वहाँ पे आपने इंडिविजुअल और जब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक में पढ़ रहे थे तो कम्प्लेक्स लेवल से मुराद ही क्या थी कि बहुत सारी चीज़ें जब यहाँ पे पाइल अप हो जाएं तो एक कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करती है. देन
डायनामिक वर्ड क्या होता है? डायनामिक वर्ड है स्टैटिक से निकला, स्टैटिक का ऑपोजिट आप कह लें, यानी कि क्या मतलब कि एक चीज़ है स्टैटिक, उसमें कोई मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रोसेस बॉडी में नहीं चल रहा। लेकिन अगर यही वर्ड आप डायनामिक के ऊपर लेते हैं तो डायनामिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर हर लिहाज से मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी बहुत फास्ट होती है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक ग्रीक वर्ड है, चेंज इसका मतलब है, इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। वैसे सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वैसे इसके दो प्रोसेसेस हैं, वो कौन से हैं? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? बिल्डिंग अप, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और लार्जर बना देते हैं, यानी कि इसके दो वर्ड्स हो गए, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म बेटे क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें बिल्डअप होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़ा बना देते हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं और वो ब्रेक डाउन होने के बाद रिलीज कर देते हैं। लास्ट क्या है इस पे? इनमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन। एंड रिप्रोडक्शन क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ वन ओन काइंड। तो ये लिविंग थिंग्स की मेन चंद बातें जो आपके सामने हैं, एक दफा इन्हें जरा गो थ्रू करिए, फिर नॉन लिविंग थिंग्स को शुरू करते हैं। नाउ द नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स से मुराद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये मेन सेट ऑफ करेक्टर्स नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर ना तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है, ना उनके पास लिविंग सेल्स होते हैं, ना ही वो डायनामिक होते हैं, और ना ही उनके पास मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी होती है, और ना ही वो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के हवाले से कुछ वर्ड्स आ गए और कुछ बेसिस बन गए आपके यहाँ पे। नाउ अब broad spectrum term given in the first introductory page is science. What is science? बहुत सारे लोग सोचते हैं, जब डेफिनेशन आप क्लासरूम में आंसर करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं विद रिगार्ड्स टू साइंस। तो साइंस क्या है? सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। सिस्टमाइज्ड नॉलेज, इसमें क्या होता है? इसमें चंद वर्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। देन ऑब्जर्व करने के लिए हम दो तरह की, अपनी पहली बात तो है कि 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं दो तरह में, या तो क्वालिटेटिव होती हैं या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं। देन हाइपोथेसिस, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, और हाइपोथेसिस या टेंटेटिव स्टेटमेंट बेसिकली एक नॉट श्योर स्टेटमेंट होती है। जैसे पहले जब आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ के आते हो कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम। ये एक हाइपोथेसिस है जिसको बाद में साबित किया जाता है कि ये ऐसे है या नहीं है। देन द थर्ड इज एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स आपके पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमेशा याद रखिएगा, इस वक्त आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं और चैप्टर की बुनियाद डाल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा याद रखिएगा देयर इज अ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप बेटे क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, सबको ये ज़हन में होना चाहिए। द ग्रुप इन विच नो एक्सपेरिमेंट इज डन इज नोन एज कंट्रोल ग्रुप, और वो ग्रुप जिसमें एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जैसे आजकल कोरोना पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसी को हम ये ले लें एक्सपेरिमेंटेशन की बेस के ऊपर, तो एक कंट्रोल ग्रुप बना दें जिसमें 10 हेल्दी लोग हों जिनमें कोरोना वायरस ना हो, और 10 वो लोग हों जो कोरोना पॉजिटिव हों। तो ये आपके पास 2 ग्रुप्स हो गए। फिर उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद फाइनली आप रिजल्ट्स की बेस के ऊपर इवेलुएट करते हैं। तो दिस होल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी इज द साइंस। सिस्टमाइज्ड नॉलेज, एक दफा डेफिनेशन भी सुनिए, सिस्टमाइज्ड नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, हाइपोथेसिस आर गिवन, एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड एंड फाइनली रिजल्ट्स आर कैलकुलेटेड या गिवन आउट। तो दिस इज विद रिगार्ड्स टू द साइंस। ये भी इंट्रो के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप सब बच्चे
मैट्रिक में एक बड़ा कॉमन सा पढ़ते हैं कि डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के हिसाब से। देखें यहाँ पे फर्स्ट ईयर की किताब में बायोलॉजी की डिवीजन्स तो नहीं दी हुई हैं, लेकिन उसको जब हम टेकअप करते हैं तो हम उसको एज सच ब्रांचेस की फॉर्म में ले लेते हैं। ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 आप लोग मैट्रिक में पढ़ते आ रहे हैं और मेरा ख्याल आप सब बहुत अच्छी तरह इसको जानते भी हैं और समझते भी हैं कि ज़ूलॉजी क्या है, बॉटनी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है। सबसे पहले ज़ूलॉजी। व्हाट इज ज़ूलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जस्ट वन वर्ड फॉर लर्निंग एनिमल्स। बॉटनी deals with the study of plants, and then the third one is microbiology, deals with the study of microorganisms. अच्छा, अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है। अच्छा, अब इनको सबको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे कैन बी व्यूड विद द बेसिकली नेकेड आई। सो ये आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को अगर आप देखें लेके। एक वर्ड जो कॉमनली आया है, जो एज सच डेफिनेशंस के अंदर एक्सप्लेन नहीं है, उस वर्ड का नाम है फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। अच्छा, अब पहली बात तो है कि यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला ऑर्गन सिस्टम्स। आपकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम्स का मजमूआ है, तो कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं? द आंसर इज आपकी बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अब ये सोचने की बात है और ये इसके ऊपर अगर रीथिंक करें, आप सोचें इसको थोड़ा सा कि कौन से 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये आपके लिए आज का होमवर्क है, इसको आपने खुद सोचना और कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं और वो किस अंदाज में अरेंज होते हैं। तो फिजियोलॉजी कौन सी होती है? जो फंक्शंस को डील करती है। देन द नेक्स्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है जी? इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डील करने वाली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच। अगर आप इसकी एलेबरेशंस में जाएं, आप इसको समझने की कोशिश करें, तो एनाटॉमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर को डील करती है, इट इज डीलिंग विद 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। 206 बोन्स होती हैं ह्यूमन स्केलेटन में। अगर आप इसको मैट्रिक वाली सारी स्टडी से कंपेयर कीजिए तो आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे 206 बोन्स हैं, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये बोन्स किस अरेंजमेंट में, किस सिमेट्री में अरेंज्ड हैं, तो आंसर होगा ये स्केलेटन का हिस्सा हैं और सारी स्केलेटन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये आपके पास विद रिगार्ड्स टू एनाटॉमी आ गया। इसके अलावा एक कॉमन वर्ड यहाँ पे यूज होता है मॉर्फोलॉजी। अब ये क्या है मॉर्फोलॉजी? बेसिकली हम इंट्रो के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त, तो आपने अपना फोकस रखना है नॉलेज को गेन करने में और तैयारी को इन्हेंस करने के अंदर। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही? फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। अच्छा, फॉर्म और स्ट्रक्चर क्या मतलब? दोनों वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप इसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाइज देखिए फॉर्म और स्ट्रक्चर को, तो हमारी बॉडी बनी है एंडोस्केलेटन से, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज, आप समझते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी बनी है एक्सोस्केलेटन से। एक्सोस्केलेटन कौन सा होता है? आउटर कवरिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास एक और वर्ड आ जाएगा इसमें। तो ये आपके पास क्या है जी? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, वो वर्ड्स जो बोर्ड के अंदर डेफिनेशंस के अंदर और डिफरेंशिएट करने के हवाले से पूछे गए हैं। तो इन वर्ड्स को सबको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम ज़ूलॉजी, देन बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, और नॉलेज को गेन कीजिए। नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जैसे आप सब ने देखा है कि जो फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, सो आई होप आप सब ने इसको बेटे गो थ्रू कर लिया है, एक दफ़ा आपको सारों को कंसेप्ट और इंट्रो क्लियर हो गई है। अब हम इसको पहला टॉपिक टेकअप करते हैं सिलेबस के हवाले से।
दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें से बहुत कॉमनली शॉर्ट पूछे जाते हैं, तो एक एक करके ब्रांचेस, उनकी डेफिनेशंस आपने बुक से देखनी है और उसके बाद आपने जो उसकी डिस्कशन के अंदर है उसको अभी आपने लेक्चर में गो थ्रू करना है। एक चीज़ बड़ा क्लियरली जान लीजिए, वो ये है कि इंटर का ये मतलब नहीं है कि आप एक डेफिनेशन का या एक शॉर्ट क्वेश्चन को हाफ पेज के ऊपर लिखें। बोर्ड के अंदर लिमिटेड शीट्स अवेलेबल होती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर का पैटर्न था 28 शीट्स का। सो आप उसी को फॉलो करते हुए देखेंगे। इसको ये नहीं होगा कि आप बेतहाशा एक शॉर्ट को एक्सप्लेन कर दें और दूसरे शॉर्ट के लिए एंड के ऊपर आपके पास सिर्फ 2 लाइनें बच जाएं जिसमें आप उसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं कर सकें। इसके अलावा आप सबकी सहूलत के लिए यूनिक नोट्स बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने के बाद उन नोट्स को पब्लिश किया गया है। पहली फुर्सत में उन नोट्स को अपनी रिस्पेक्टिव इंक्वायरीज से या यूनिक बुक स्टोर से परचेज़ कीजिए और उसके बाद उसको परचेज़ करने के बाद एक एक टॉपिक को बोर्ड के टैगिंग के हवाले से गो थ्रू कीजिए कि आपको क्लियरली समझ आए कि बोर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कब आई हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सो अभी शुरू करते हैं ब्रांचेस को। एक सीक्वेंस ऑफ में देखेंगे जिस तरह बुक में दी हुई हैं ब्रांचेस। इसके अलावा भी बेतहाशा ब्रांचेस हैं जो आप वक्त के साथ साथ समझते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। पहली ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology is what? The branch of biology which deals with the study of molecules of life. समझ इंसान सोचता है इस चीज़ को कि molecules of life से मुराद क्या है, तो बात बहुत क्लियर होती है। वो molecules जो body of living organisms बना रहे होते हैं उनको बोलते हैं molecules of life। अच्छा, वो भाई कौन से molecules हैं जो living organisms की body बना रहे होते हैं? उसमें आप 3 words यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स जिनको आप कार्ब्स बोलते हैं, बेसिकली रिचेस्ट सोर्स हैं जो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। रोटी, चावल एंड वेजिटेबल्स कंटेन लॉट ऑफ स्टार्च इन देम। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट का हर वक्त का हिस्सा हैं। The second word is lipids. Lipids or fats are present in various lipid-rich foods and various oils like castor oil, soyabean oil, या you can say बनास्पति oil, या घी, जो भी आप यूज़ कर सकें वर्ड, तो लिपिड्स वहाँ पे होते हैं। और प्रोटीन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के, आपके मसल्स बनाने के लिए, आपके नेल्स बनाने के लिए, आपका हेयर बनाने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स के लिए मल्टीपल प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं। सो ये आपके पास है विद रिगार्ड्स टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इसका मतलब क्या आपने समझा? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तीनों मॉलिक्यूल्स को गो थ्रू करिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं क्या ये सेल्स में होते हैं? डेफिनेटली ये सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। आपकी बॉडी में अगर आप मैट्रिक को रिकॉल करें तो आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के हवाले से भी पढ़ा हुआ है। तो जब अब वहाँ पे थोड़ा बहुत आपने पढ़ा तो उसमें ट्रांसलेशन के फाइनली क्या होता है कि प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। यानी कि क्या मतलब, सेल के अंदर भी यूज हो सकते हैं, इंट्रिंसिक मीन इंटरनली एंड एक्सट्रिंसिक मीन्स आउटसाइड द सेल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द सेकेंड इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सबसे पहले इसका दूसरा नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज इकोलॉजी। अच्छा, ये क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द बुक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। अच्छा, व्हाट डज दैट मीन इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट? सबसे पहली बात यह कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो क्या है हमारा, आप सबको पता होगा, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है। द प्लेस वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। अच्छा,
अब यहाँ पे दो तरह के मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर समझाते हुए मैं बताता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। एक होते हैं एबायोटिक और दूसरे होते हैं बायोटिक। अब ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जी? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग। और बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, अब जरा गौर करें, एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कंपोनेंट्स कह रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने मैट्रिक लेवल से इसको पढ़ रहे हैं। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ये सब क्या हैं? एबायोटिक या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और अगर आप लिविंग कंपोनेंट्स से बायोटिक की बात करो तो उसमें आपके पास तीन वर्ड जहन में आ जाते हैं आप सबके, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। ठीक हो गया? एक क्विक लुक इन वर्ड्स के ऊपर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स और कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं जो आपके जहनों में आते हैं ये वर्ड सुन के कि प्रोड्यूसर्स हैं ये? जी बेटे, जहन को थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल कीजिए। प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट्स नहीं होते, प्रोड्यूसर्स एलजे भी होते हैं। और कितने परसेंट? अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है वो एलजे कैरी आउट कर रहे हैं, जिसमें टिपिकली ग्रीन एलजे का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा भी क्या कोई प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स और एलजे के अलावा? द आंसर इज यस, टू मोर। वन ऑफ इट इज साइनोबैक्टीरिया, द नेम ऑफ इट इज ब्लू ग्रीन एलजे, जो किंगडम प्रोकैरियोट्स में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। देन हम पहुँचते हैं वर्ड, मेरा ख्याल प्रोड्यूसर आपको सबको समझ आ गया। अब हम पहुँचते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स नाम ही शो कर रहा है, वो जो कंज्यूम करते हैं, राइट? कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले। क्या मतलब भाई कंज्यूम करने वाले? वो जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोल सकते हैं या ओमनीवोर्स बोल सकते हैं। और वो जो हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स बोल सकते हैं या ओमनीवोर्स बोल सकते हैं। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट हो गया विद रिगार्ड्स टू कंज्यूमर। एंड फाइनली आपके पास क्या है? डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बेस करते हैं और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले, यहाँ पे यहीं से आपके एमसीक्यूज की रोज की बुनियाद पड़ रही है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि द प्रिंसिपल डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, सो द प्रिंसिपल डीकंपोजर्स जो इकोसिस्टम में मौजूद हैं वो दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला बैक्टीरिया और दूसरा फंजाई। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये दोनों ब्रांचेस एक्सप्लेन की हैं। इकोलॉजी है क्या? द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। एक दफ़ा सारे को इसको गो थ्रू कीजिए कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनके इस्तेमाल क्या हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनको और लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो फिर किस तरह इनके साथ मुस्तकिल इंटरेक्शन में रहते हैं। इसको गो थ्रू कीजिए। द थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये माइक्रोबायोलॉजी को। क्विक लुक एक दफ़ा फिर सीक्वेंस में देख लेते हैं, दोबारा आ गई है। द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच कैन नॉट बी स्टडीड विद द नेकेड आई आर नोन एज माइक्रोब्स। सो ये आपके पास है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को आप क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ये माइक्रोबायोलॉजी आपके पास होगी जो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को डील करता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। अब भाई ये क्या होता है? फ्रेश वाटर क्या मतलब? फ्रेश वाटर बायोलॉजी वो होती है जो फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कंप्राइज करती है। बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और मौजूद रहते हैं और यहीं पे वो बेसिकली आप समझ लें कि लिव करते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? फिशेस मेन स्टेक होगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पे और सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोन्स वगैरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मेन आप इसमें फिशेस लेंगे। अब आ जाएं, आप इसको यूजुअली कंपेयर किया जाता है बोर्ड में मेरीन बायोलॉजी के साथ। जी बेटे, व्हाट इज मेरीन बायोलॉजी?
मेरीन बायोलॉजी बेसिकली वो है जो समंदरों और ओशंस को डील कर रही है। तो पहला तो एक जनरल नॉलेज, चूँकि आप बिल्डअप यहाँ पे कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सी बड़ा है या ओशन बड़ा है। जहन में थोड़ा सा सोचिए इसको कि सी और ओशन में से बड़ा कौन सा है। द आंसर इज ओशन इज मच मच लार्जर एज कंपेयर टू द सी। जैसे आपने सबने पढ़ा होगा 7 ओशंस हैं और सीज बेतहाशा हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जो भी उनकी इंटरेक्टिव स्टडीज़ हैं, जिस अंदाज में वो यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स क्या हैं इस ऑर्गेनिज्म में, मतलब इस एनवायरनमेंट में, ये सब मेरीन बायोलॉजी में आ जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? फिशेस। और फिशेस 2 तरह की होंगी, कौन सी? बोनी फिशेस भी और कार्टिलेजनस फिशेस भी। ऑल ऑफ यू नो दीज वर्ड्स। बोनी फिशेस जिनका स्केलेटन बोन से बना हुआ है और कार्टिलेजनस फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन चीज़ होगी, ये पॉइंट जो आप इसको एक्सप्लेन और एलैबोरेट करेंगे, फिजिकल प्लस केमिकल पैरामीटर्स। अब भाई व्हाट आर पैरामीटर्स? पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली फिजिकल और केमिकल पैरामीटर से मुराद ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इकोसिस्टम, और इसी तरह केमिकल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टीज को विद रिगार्ड्स टू द एनी इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको ये फ्रेश वाटर और मेरीन बायोलॉजी के अंदर ये आ जाए डिफरेंस, तो सबसे पहले तो आप इसकी लाइफ बताएंगे और उसके बाद आप उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आई होप द स्पीड इज नॉट फास्ट फॉर ऑल ऑफ यू। The next word is parasitology. मैट्रिक को रिकॉल करें। पैरासाइटोलॉजी में जब आपने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। देखें, पैरासाइट्स अगर उर्दू में इसको डिफाइन करें आपकी समझ के लिए, तो पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी को नुकसान दें और खुद फायदा लें। सो अब पैरासाइटोलॉजी क्या होगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक हो गया? एंड देयर रिलेशनशिप विद द होस्ट। अच्छा, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, रिलेशनशिप्स के अंदर ये पैरासिटिज्म के नाम से वहाँ पे दिया हुआ है। तो पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स और होस्ट के रिलेशनशिप को डील करती है। तो इसमें पैरासाइट्स क्या हैं और होस्ट से रिलेटेड ये किस तरह है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं जी? बेसिकली वो जो किसी को नुकसान दें और ख़ुद फ़ायदा लें। तो सबसे पहले तो जनरल नॉलेज यहाँ से बिल्डअप करें, अपने कंसेप्ट्स को बिल्डअप करें। देखें, पैरासाइट्स में कितनी कैटेगरीज आ सकती हैं? सोचने की बात है ना कि कितनी टाइप्स के होते हैं और किस अंदाज में एग्जिस्ट करते हैं। तो पैरासाइट्स अगर आप नॉलेज के लिए यहाँ पे देखें तो 4 वर्ड्स इनके साथ लिंक्ड होंगे। एक होगा एक्टोपैरासाइट। सबसे पहले इसी को टेकअप करते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होता है? वो पैरासाइट जो आउटसाइड द लिविंग होस्ट होता है और वहीं से हार्म करता है। जैसे आप लीच की एग्जांपल ले लें, जैसे आप लाइस जुओं की एग्जांपल ले लें, ये सब एक्टोपैरासाइट्स हैं। सेकंड आपके पास है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है बेटे? एंडोपैरासाइट वो होता है जो विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है और यहीं पे फिर वो जो है वो हार्म कॉज करता है। इसमें आप बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लें, वायरस ले लें, फंजाई, ये सब एंडोपैरासाइट्स हैं। देन आपके पास थर्ड वर्ड आ जाता है, वो वर्ड क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट वो क्या होते हैं भाई? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो ये मैं आपको वैसे आगे चल के पढ़ाऊंगा, ये अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्क्राइब इट। बस सिंपली ये सुन लें कि जो एज पैरासाइट्स भी रह सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, विदाउट पैरासिटिक मोड भी रह सकते हैं। और लास्ट क्या होता है? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। सो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट। तो ये आपके पास हो गया पैरासाइटोलॉजी और उससे रिलेटेड सारी इसकी डिटेल्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये साथ साथ, और आप इसको समझ भी रहे होंगे और इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। द नेक्स्ट वर्ड विच वी आर गोइंग टू टेक अप इज ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी।
अब व्हाट इज द ह्यूमन बायोलॉजी, हाउ डू यू डिफरेंशिएट इट या डिफाइन इट ऑफ? ह्यूमन बायोलॉजी वो होती है जो ह्यूमन बीइंग्स की स्टडी को डील करती है। अब ह्यूमन बीइंग्स, इंसान किसका मजमुआ है? इंसान मजमुआ है ऑर्गन सिस्टम्स का। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बना देते हैं। अभी मैंने बात की थी कि आज आपने सोचना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कितने ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं एंड वो किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी हैं और किस तरह सब मिलकर यहाँ पे इंटरेक्शन दे रहे हैं। देखें, ये जो वर्ड है इसके साथ बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है, इट डील्स विद बेसिकली हिस्टोलॉजी। What is histology? I guess all of you know it. The microscopic study of tissues is known as histology. और histology मेडिकल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स में इसको टेकअप किया गया। देन आपके पास नेक्स्ट वर्ड होगा एनाटमी। इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को डील करने वाला एनाटमी कहलाता है। देन आपके पास एक और वर्ड है मॉर्फोलॉजी, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। 3 हो गए। देन आपके पास फोर्थ वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? इवॉल्व करना। व्हाट इज दैट? इवॉल्व करना। वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां किसी ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन मीन्स तब्दीलियां या चेंजेस जो वक्त के साथ साथ आ जाते हैं। देन जी जेनेटिक्स क्या होता है? बहुत वसी वर्ड है जो इसके साथ यूज हो रहा है, जेनेटिक्स। ह्यूमन बीइंग्स की जेनेटिक्स या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक्स से मुराद है उसका जेनेटिक कोड, यानी कि वो किस जीन्स का मजमूआ है, उसमें कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं और कौन सी नहीं हो रही। बार बार वर्ड आ रहा है जेनेटिक्स में जीन्स, तो थोड़ा बहुत आपने मेंडल्स ऑफ सेग्रीगेशन और ये कुछ मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो जहन में लाते हुए सोचिए कि जीन्स क्या होती हैं। सिंपल वर्ड है, देखें मैट्रिक में आप पढ़ते आए हैं, यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। तो इसका एक और प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। सो वो इंस्ट्रक्शंस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो रही हैं उसको आप बोलते हैं जेनेटिक्स। अच्छा, जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट वर्ड जो आप इसमें यूज कर रहे हैं, देखें जेनेटिक्स और जीनोमिक्स 2 वर्ड्स हैं जो साथ साथ यूज होते हैं, उन दोनों को गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सेल बायोलॉजी। अकॉर्डिंग टू योर बुक सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या होता है? नॉलेज के लिए बता रहा हूं, देख लीजिए, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। ये क्या होता है? इट डील्स विद द सेल, द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल। अब सोच में आप सब से एक कॉमन सवाल है कि भाई सेल कितनी किस्म के अल्लाह ने बनाए हैं दुनिया में? तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल आंसर इट, सर 2 तरह के होते हैं, या प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल होते हैं। ऐसे ही होगा। मेरे नज़दीक ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है। ये सेल 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन वो 2 कौन सी तरह के हैं? या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, या यानी कि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपलेस्ट होते हैं। और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? विद द न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं और प्रॉपर्ली वेल डिफाइंड मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास है बेटे विद रिगार्ड्स टू साइटोलॉजी, और ये सब आपके पास आ जाती है ह्यूमन बायोलॉजी में। हैव अ लुक एट ऑल द एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन्ड ऑन द बोर्ड सो दैट आई कैन रब इट फॉर द नेक्स्ट 2 वर्ड्स जो रह गए इस लेक्चर के, तो एक दफ़ा इसको जल्दी से शाबाश गो थ्रू कीजिए। सो वी आर लेफ्ट विद द 2 वर्ड्स ओनली फॉर द फर्स्ट लेक्चर। द वर्ड्स आर, द फर्स्ट वर्ड इज सोशियोबायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी, दोनों में से आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स। देखें, सोशियोबायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी क्या होता है? ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप सोशल बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डील करते हैं। अब वर्ड आता है जहन में सोशल बिहेवियर। जैसे कॉमनली आप सोशल मीडिया को अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपने कॉमनली देखा होगा कि सोशल बिहेवियर में और सोशल जो एक तहजीब है उसमें आंट्स का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। आंट्स बेसिकली सोशल बिहेवियर भी शो करती हैं और एक आप कभी देखें तो एक कतार की शक्ल में चल रही होती हैं। तो हमें एज पाकिस्तानीज़ हमें चाहिए कि हम सोशल बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और बेसिकली हमें चाहिए कि हम इखलाक भी सीखें और जो है वो सोशल बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को
तहजीब वाइज भी बेहतर करें, जो बहुत ज़्यादा कमी है इस नेशन में। सही हो गया। तो सोशल बायोलॉजी क्या होती है? बेसिकली दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट वर्ड है कम्युनल लाइफ। ये क्या होता है? कम्युनल लाइफ से मुराद है कम्युनिटी की लाइफ। What is community? I guess all of you know it very well. The set of all the living characters in the offspring, या बेसिकली आप ये समझ लें कि कम्युनिटी से मुराद क्या है? बहुत सारी पॉपुलेशंस का एक जगह पे मजमुआ। सो लास्ट फॉर दिस लेक्चर इज बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology, it's a very dynamic word and it was the latest innovation in 1980s. अब तो बहुत ज़्यादा काम दुनिया में इसके ऊपर हो चुका है, पाकिस्तान में भी इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील करता है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस द प्रोसेसेस फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। सही है। वेलफेयर और बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए बचपन से एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं। इंसुलिन, इंटरफेरॉन, इसके अलावा भी हार्मोन्स की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यहाँ पे सर्टन हार्मोन्स हैं जो इसके थ्रू बनाए गए हैं और बेसिकली ये चल रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास है मल्टीपल एग्जांपल्स विद रिगार्ड्स टू इंसुलिन, इंटरफेरॉन, हार्मोन्स एक्सेट्रा, जिसकी मदद से बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए या बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए वेलफेयर और मैनकाइंड के लिए इंसुलिन बनाई गई। ऑल ऑफ यू नो इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल ड्रग है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको एंटी कैंसर भी बोला जाता है। और लास्ट वर्ड है हार्मोन्स। हार्मोन्स आपको पता है आपकी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं और हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी को एंडोक्रिनोलॉजी वाइज इक्विप भी करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं। रियली होप सो दैट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑनलाइन प्री FSC क्लासेस ऑफ बायोलॉजी वाज रियली यूजफुल टू ऑल ऑफ यू एंड होपफुली यू गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक दफ़ा इसको गो थ्रू करने के बाद बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। विश यू गुड लक, बी रेगुलर विद गोइंग थ्रू द लेक्चर्स एंड फाइनली रीडिंग द बुक एंड देन फाइनली अटेम्प्टिंग द टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।